बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पोजेशन पर। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पोजेशन की। कानून में पोजेशन की कोई वाज़ह तारीफ मौजूद नहीं है, ताहम सालमन के मुताबिक पोजेशन यानी कब्ज़ा मलकियत को जाहिर करता है। सालमन ने कब्ज़ा की तारीफ करने की कोशिश की है। उसकी राय में कब्ज़ा से मुराद वो ताकत है जिसकी जगह पर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के कब्जा में मुदाखलत नहीं कर सकता, या उसको हम यूं कह सकते हैं कि दीगर काबिज शख्स जो हैं वो किसी दूसरे शख्स की मुदाखलत शिरकत के बगैर मुकम्मल तौर पर किसी शय के इस्तेमाल और तसर्रुफ में वो एक शख्स अकेला इख्तियार रखता हो, या किसी चीज़ पर उस इक़्तिदार के इस्तेमाल में काबिज शख्स किसी दूसरे शख्स की इजाज़त का मुहताज ना हो, जब तक उसे बेहतर काब्ज़ाना हकूक यानी पोजेसरी राइट्स हासिल ना हो। कोई शख्स हक के क़दामत की बुनियाद पर भी किसी दूसरे शख्स की ज़मीन पर काबिज हो सकता है। मतलब कि कब्जा की इस्तिलाह नाजायज़ या जायज़, कानूनी या गैर कानूनी कब्जा में कोई इम्तियाज नहीं करती। कब्जा बहरहाल कब्जा होता है, हाँ किसी चीज़ पर जायज़ हो या नाजायज़ हो। कब्जा किसी आदमी की किसी चीज़ पर दस्तरस या उस पर हर किस्म के इस्तेमाल की ताकत या इख्तियार का नाम है। एक असूली कानून के मुताबिक कब्जा मलकियत का 9/10वां हिस्सा होता है, या फिर हम उसको यूं भी कह सकते हैं कि कब्जा मलकियत का सबसे बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ की। दरअसल तो हकीकी और कानूनी कब्जा एक ही शख्स को हासिल होता है। बिलमूम जो शख्स किसी जायदाद का हकीकी काबिज हो वही कानूनी काबिज भी होता है, लेकिन बाज़ सूरतों में ऐसा नहीं होता। जैसे कि मसलन किसी शख्स का नौकर उसकी जायदाद का हकीकी काबिज तो हो सकता है, लेकिन उसका कानूनी काबिज नहीं हो सकता। कानूनी काबिज जो है वो मालिक होता है, क्योंकि मुलाजम मालिक की बजाय उसकी इजाज़त से मकान पर काबिज रहता है। मालिक के इस तरह के कब्जे को जो बजरिया मुलाजम होता है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन कहते हैं। इसी तरह एक किरायादार मकान का हकीकी काबिज तो होता है, लेकिन कानूनी काबिज नहीं होता, क्योंकि मकान का कानूनी काबिज तो सिर्फ मालिक मकान है। कानूनी कब्जे का तहफ़्फ़ुज़ बज़रिया कानून होता है, यानी किसी चीज़ का कानूनी अपने उस कब्जे को बहाल रखने के लिए कोई भी लीगल कार्रवाई यानी कानूनी चाराजोई वो कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मालिक को नाजायज़ तौर पर बेदखल करके असल कब्जा या मकान कोई दूसरा आदमी हासिल कर ले तो अदालत मालिक के कानूनी कब्जे की हिफाजत करेगी। इसी तरह सालमन की किताब असूल कानून की तशरीह इस तरह की गई है कि जब कानून किसी गैर काबिज मालिक को किसी चीज़ पर कब्जा के हकूक और उसे हासिल करने के लिए अमदाद फ्राहम करता है तो ऐसे शख्स को ये हकूक और अमदाद इसलिए फ्राहम नहीं करता कि गैर काबिज उस चीज़ के कब्जे का हकदार है, बल्कि उसे कानूनी तौर पर काबिज तस्वर करते हुए उसकी अमदाद करता है। इस तरह से हम इस नतीजे पर भी पहुंचते हैं कि एक शख्स जो कब्जे का हक रखता है मगर काबिज दरअसल नहीं है, कानून की रूह से वो काबिज तस्वर होता है और इस चीज़ पर उसका कानूनी कब्जा होता है। और जो शख्स फिल हकीकत किसी चीज़ पर नाजायज़ तौर पर काबिज है जिसका उसे कोई हक नहीं, तो वो कानून की नज़र में काबिज नहीं है। अब बात करते हैं कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल पोजेशन की, यानी जिस्मानी और गैर जिस्मानी कब्जा। जिस्मानी कब्जा यानी मटेरियल ऑब्जेक्ट पर होता है, यानी किसी मादी चीज़ पर होता है, और गैर जिस्मानी कब्जा किसी गैर मादी चीज़ यानी नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट पर होता है। कॉर्पोरल पोजेशन किसी शख्स के साथ मादी चीज़ के ताल्लुक को जाहिर करता है और उसी ताल्लुक की बुनियाद पर कोई शख्स किसी चीज़ का कब्जा हासिल करता है और बिला शिरकत गैर एक्सक्लूसिवली अपने इस्तेमाल में लाता है।
कब्जा की तकमील के लिए मकबूजा चीज़ पर गलबा हासिल करना होता है और उस पर काबज रहने का इरादा होना नहायत ज़रूरी है। अब बात करते हैं एनिमस पोसिडेंटी की, यानी ज़हनी कैफियत या अमली नीयत। रोमन ज़बान जो है उसमें कब्जा रखने की नीयत या इरादे को कहा गया है। इस नीयत या इंसान के अंदरूनी जज्बे को इस कदर मजबूत होना चाहिए कि किसी दूसरे शख्स की इजाज़त या उसमें मुदाखलत का जहन में शुबा तक पैदा ना हो। एनिमस पोसिडेंडी कब्जा रखने की उस नीयत का नाम है जो कोई शख्स किसी चीज़ का कब्जा रखने के लिए करता है, यानी ये इंसान की जहनी और अंदरूनी कैफियत है। उसके बरअक्स कॉर्पस जो है वो बैरूनी अवामल का नाम है जिनसे नीयत को अमली जामा पहनाया जाता है। ये दोनों अज्जा मिलकर मादी अशिया पर कब्जे को तश्कील देती हैं। कब्जा की ये कैफियत उस वक्त तक जारी रहती है जब तक ये दोनों अवामल मौजूद रहते हैं। उनमें से अगर एक चीज़ भी गायब हो जाए तो उसके गायब हो जाने से कब्जा जिस्मानी तौर पर ख़त्म हो जाता है। सिर्फ कब्जे की नीयत रखना किसी चीज़ पर कब्जे को जाहिर नहीं करता जब तक जिस्मानी तौर पर इस नीयत को अमली जामा पहनाने के लिए किसी चीज़ को हासिल ना कर लिया जाए। और इस तरह सिर्फ किसी चीज़ पर जिस्मानी कब्जा बगैर उस पर कब्जा मुस्तकिल रखने की नीयत के और दूसरों की मुदाखलत से इस चीज़ को महफूज करने की नीयत के कब्जा नहीं होता। जैसे कि एक शख्स एक कमरे में बिल्कुल अकेला है, कमरे में कुछ रकम पड़ी हुई है जिसका वो मालिक नहीं है, लेकिन वो रकम उसकी कंट्रोल और कब्जे में है और वो जो चाहे उस रकम का कर सकता है, लेकिन उसे अपने इस्तेमाल में लाने का वो कोई इरादा नहीं रखता। चूंकि वो उसे अपने इस्तेमाल में लाने का कोई इरादा नहीं रखता, लिहाजा उसका उस चीज़ पर कब्जा नहीं है। अब बात करते हैं कॉर्पस ऑफ पोजेशन की, यानी जायदाद और कब्जा। कब्जा का वजूद या बैरूनी अवामल यानी कॉर्पस कब्जा का मतलूबा अंसर है। कब्जे की चीज़ से दूसरों को दखल देने से बाज रखने की नीयत का इजहार वाक़याती अमूर से होना चाहिए। उन्हीं अमूर का नाम वजूद या बैरूनी अवामल यानी कॉर्पस है, जिसे हम काबज़ और मकबूजा चीज़ के दरमियान ताल्लुक़ से भी मौसूम कर सकते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन पोजेसर एंड अदर्स। एक काबज़ शख्स का कब्जा उस वक़्त मुकम्मल होता है जब उसे इस अमर का हतमी यकीन हो जाए कि उसके कब्जे में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। उसके लिए जो अवामल ज़रूरी हैं वो सबसे पहले ये है कि काबज़ ने जिस्मानी ताकत के ज़ोर पर और ताला वगैरह लगाकर जायदाद पर कब्जा कर रखा हो। उसके बाद काबज़ जायदाद मकबूजा पर मौजूद हो, या फिर किसी जायदाद पर कब्जे के लिए काबज़ के कब्जा को खुफिया रखने से भी उसका कब्जा बहाल रहता है। मसलन अगर किसी को एक शख्स की दौलत का इल्म ही नहीं है तो कोई शख्स उसे उसकी दौलत से महरूम करने का तसव्वुर भी कैसे कर सकता है। इसी तरह रवाज भी काबज़ को किसी जायदाद पर काबज़ रहने में मदद देता है। जिन माशरे में कानून की पाबंदी करने वाले लोगों की अक्सरियत होती है वहाँ कोई किसी शख्स को उसके कब्जे से महरूम नहीं करता। उसके अलावा किसी मकान का काबज़ मकान के अंदर पड़ी हुई अशिया पर भी काबज़ होता है। इसी तरह किसी संदूक का काबज़ उस संदूक के अंदर पड़ी हुई अशिया पर भी काबज़ होता है। रिलेशन ऑफ पोजेसर विद द थिंग्स पोजेस्ड, यानी मकबूजा चीज़ से काबज़ का रिश्ता। मकबूजा चीज़ और काबज़ का आपस में एक रिश्ता होता है। अगर कोई शख्स उस रिश्ते को तोड़ने का मजाज नहीं, मसलन एक आदमी मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल दरिया में फेंकता है, मछली जाल में फंस जाती है। इस वक्त मछली और जाल दोनों उस शख्स के कब्जे में हैं। अगर वो मछली को दोबारा दरिया में फेंक दे तो मछली पर से उसका कब्जा खत्म हो जाएगा। इस बात से ये चीज़ सामने आती है कि ये ज़रूरी नहीं कि काबज़ के पास दूसरों को निकाल बाहर करने की कुव्वत हासिल हो, या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे के कब्जे में जो चीज़ हो आदमी उसके इस्तेमाल से बेदखल कर गया हो, या फिर कब्जे का जिस्मानी अंसर या कार्पस बैरूनी मुदाखलत की गैर हाजिरी में होता है, ना कि दूसरों को खारिज करने की कुव्वत की मौजूदगी में, या फिर नीयत या ख्वाहिश जो बैरूनी मुदाखलत को खारिज करने में एनिमस यानी ज़हनी कैफियत का नाम दिया जाता है।
अब बात करते हैं रेस न्यूलिस की, यानी बगैर मालिक अशिया। अगर किसी शख्स को कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसका कोई मालिक ना हो तो उस चीज़ को सबसे पहले पाने वाला शख्स उस चीज़ का मालिक बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसी इस्तनाई सूरतें हैं जिनमें वो मालिक नहीं बन सकता, यानी जब किसी शख्स ने उस चीज़ को एक एजेंट के ज़रिए से हासिल किया हो, या फिर जब किसी चीज़ का कब्ज़ा मुदाखलत बेजा या गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया हो, या फिर जब मकबूजा चीज़ मालिक के इस्तेफादा के लिए हासिल की गई हो। इसके लिए मिसाल देखते हैं कि इरफान और ज़िशान शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। इरफान ने एक हिरन को निशाना बनाया, ज़िशान ने हुरम के खेत से उस जख्मी हिरन को पकड़ा। इरफान का उस हिरन पर कोई हक नहीं क्योंकि वो उसको पकड़ नहीं सका। इस तरह से दूसरे बंदे का भी इस हिरन पर कोई हक नहीं क्योंकि उसने हिरन को हुरम के खेत से मुदाखलत बेजा करके पकड़ा, लिहाजा हिरन पर हुरम का हक है जिसका खेत था। इसी तरह से बे ने अलिफ की दुकान के फर्श से नोटों का एक बंडल पाया जिसका अलिफ को कोई इल्म नहीं था। इन नोटों पर अलिफ का हक है क्योंकि ये बंडल अलिफ की दुकान से मिला है। अलिफ इसलिए इन नोटों का ज़्यादा हकदार है ताकि अगर नोटों का असल मालिक आ जाए तो वो बंडल उसके हवाले कर सके। अब बात करते हैं इमीडिएट एंड मीडिएट पोजेशन की, यानी बिलावास्ता और बिलवास्ता कब्जा। जब कोई शख्स किसी चीज़ पर किसी दूसरे की तरफ से कब्जा करे तो उससे मीडिएट यानी बिलवास्ता कब्जा कहा जाता है, और जब कोई शख्स खुद अपनी जायदाद पर कब्जा करे तो उसे बिलावास्ता यानी इमीडिएट पोजेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अलिफ एक कार खरीदे और डीलर से उसका कब्जा खुद ले तो उसे इमीडिएट कब्जा कहा जाएगा, इमीडिएट पोजेशन कहा जाएगा। लेकिन उसके बरक्स अगर अलिफ अपने ड्राइवर को कार खरीदने के लिए कहे और ड्राइवर कार खरीद कर उसका कब्जा भी खुद ले ले तो कब्जे की ये सूरत मीडिएट पोजेशन कहलाएगी, यानी बिलवास्ता कब्जा कहलाएगी, क्योंकि ड्राइवर इस कार पर उस बंदे के होने की बजाय खुद काबिज है और उसका कब्जा उस वक्त बराह रास्त होगा जब वो ड्राइवर वो कार उस यानी मालिक के हवाले करेगा। इस तरह बिलवास्ता कब्जा वो कब्जा है जब कोई आदमी किसी चीज़ पर किसी दूसरे के जरिए काबिज हो, जैसे कोई मालिक ज़मीन अपने मज़ारान के जरिए अराजी पर काबिज हो। बिलवास्ता कब्जे की 3 इकसाम हैं। नंबर 1, जैसे कि जब कोई एजेंट अपने मालिक यानी ऑनर के लिए कोई चीज़ खरीदे और चीज़ का कब्जा हासिल कर ले और बाद में वो चीज़ मालिक के सुपुर्द कर दे, ये बिलवास्ता कब्जे की एक शक्ल है। दूसरी बिलवास्ता कब्जे की एक शक्ल प्लेज यानी गिरवीदार का कब्जा भी है। इसमें गिरवीदार एक मुकर्रर मुद्दत के लिए या कोई महसूस शर्त पूरी होने तक किसी चीज़ को अपने कब्जे में रखता है और बादअज़ां मुद्दत पूरी होने या शर्त पूरी होने पर उस चीज़ का कब्जा मालिक के सुपुर्द कर देता है। तीसरी बिलवास्ता कब्जा की हर सूरत में चीज़ पर 2 शख्स काबिज होते हैं, इसलिए उसे दोहरा कब्जा यानी डुप्लीकेट पोजेशन भी कहा जाता है। एक शख्स के पास हकीकी और जिस्मानी कब्जा यानी फिजिकल पोजेशन होता है और दूसरे के पास ताबीरी कब्जा यानी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होता है। अब बात करते हैं मुश्तरका कब्जे की। जिस तरह बिलवास्ता और बिलावास्ता कब्जा साथ साथ चलता है, इसी तरह जिस्मानी यानी कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल कब्जा भी साथ साथ चलता है। मसलन दुकान का कब्जा जिस्मानी कब्जा और अच्छी शोहरत यानी गुडविल गैर जिस्मानी कब्जा है। ये दोनों कब्जे एक ही शख्स को हासिल होते हैं। एक्विजिशन ऑफ पोजेशन की बात करें यानी हसूल कब्जा। हसूल कब्जे के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक जायदाद का वजूद और दूसरे उस जायदाद पर कब्जा करने का इरादा। दोनों में से किसी एक की अदम मौजूदगी कब्जे के तसव्वुर को मादूम कर देती है। कब्जे की 2 सूरतें हैं, एक कब्जा देना और दूसरा कब्जा लेना। कब्जा मालिक की रजामंदी के बगैर भी लिया जा सकता है, लेकिन बिलअमूम मालिक कब्जा अपनी मर्जी से देता है। कब्जा हकीकी एक्चुअल भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। बराह रास्त कब्जा हकीकी कब्जा होता है, लेकिन ताबीरी कब्जे की सूरत में कब्जा किसी के सपुर्द नहीं किया जाता। ताबीरी कब्जे की भी कुछ सूरतें हैं, जैसे कि ताबीरी या ज़हनी कब्जे की पहली शक्ल ये है कि मैं अपनी किताब अलिफ के पास फरोख्त करता हूँ जिसने पहले से मेरी किताब उधार ले रखी है। ऐसी सूरत में हकीकी कब्जा अलिफ के सुपुर्द करने की नौबत नहीं आएगी, सिर्फ ताबीरी या ज़हनी कब्जा उसे मुंतकिल किया जाएगा क्योंकि पहले उस किताब पर मेरा कब्जा था। ऐसे कब्जे को रोमन ज़बान में
ट्रेडियो ब्रेवी मेन्यू कहते हैं, जिसके लफ्ज़ी मानी दस्त बदस्त हवालगी के हैं। अब बात दूसरी इसकी शक्ल देखें तो तबीरी कब्जा की दूसरी शक्ल को रोमन ज़बान में पोजेसरियम कॉन्स्टिट्यूटियम कहते हैं। इस सूरत में बराह रास्त कब्जा के बजाय बिलवास्ता कब्जा मुंतकिल किया जाएगा। मसलन अगर मैं किसी गोदाम के मालिक से कुछ अशिया खरीदूं लेकिन कुछ अरसे के लिए अशिया गोदाम में ही रहने दूं, तो उस सूरत में गोदाम वाला मेरी अशिया का बिलवास्ता काबज हो गया। तीसरी शक्ल ये है जिसे बराह रास्त कब्जा कहते हैं कि बराह रास्त कब्जा कैसे तीसरे शख्स के पास हो और बिलवास्ता कब्जा किसी और शख्स के हवाले कर दिया जाए। मसलन कि मेरी कुछ अशिया अलिफ के गोदाम में हैं, मैं उन्हें बे के पास फरोख्त कर देता हूं। अब अगर अशिया अलिफ के गोदाम में भी रहें तो उन अशिया का तबीरी कब्जा बे को हासिल हो जाएगा। इनकॉर्पोरेट पोजेशन यानी गैर जिस्मानी कब्जा, जायदाद का वजूद और उस पर कब्जा करने का इरादा कब्जे को जन्म देते हैं। दोनों नासर में से किसी एक के अदम मौजूदगी कब्जा के तस्वुर को मादूम कर देती है। जिस्मानी कब्जा किसी मादी चीज़ यानी मटेरियल ऑब्जेक्ट को बिला शिरकत गैर इस्तेमाल करने का नाम है। इसके बरअक्स इनकॉर्पोरेट पोजेशन किसी मादी चीज़ के बिला शिरकत गैर इस्तेमाल को जाहिर नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ उन हकूक़ को जाहिर करता है जो किसी शख्स को किसी गैर मादी चीज़ पर हासिल होते हैं, मसलन कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क के हकूक़ वगैरह। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन पोजेशन एंड ऑनरशिप यानी कब्जा और मलकियत में रिश्ता। किसी शख्स का किसी चीज़ पर जायदाद पर कब्जा उसकी मलकियत को जाहिर करता है, क्योंकि बिलअमूम किसी चीज़ का मालिक ही उस पर काबज होता है। कब्जा किसी शख्स के हकीकी हक को जाहिर करता है और मलकियत किसी शख्स के कानूनी हक को जाहिर करती है। सालमन के मुताबिक मलकियत कानूनी गारंटी यानी लीगल गारंटी और कब्जा हकीकी गारंटी यानी फैक्चुअल गारंटी है। चूंकि किसी चीज़ या जायदाद के काबज को ही उसका मालिक तस्वर किया जाता है, इसलिए कानून का एक मशहूर असूल है कि कब्जा मलकियत का 9/10 हिस्सा है। लेकिन बाज़ सूरतों में कोई शख्स एक ऐसी जायदाद पर भी काबज हो सकता है जो उसकी मलकियत ना हो, जैसे एक किराएदार की हैसियत होती है। अब बात करते हैं पोजेसरी रेमेडीज़ की यानी चाराजोई बेनिस्बत कब्जा। मलकियत और कब्जा की हिफाजत के लिए कुछ कानूनी चाराजोइयाँ यानी रेमेडीज़ मौजूद हैं ताकि कोई शख्स किसी शख्स की मलकियत और कब्जे में मुदाखलत ना करे। बहुत से कानूनी निज़ामों यानी लीगल सिस्टम्स में कब्जा आर्जी मलकियत करार दिया गया है। यहाँ तक कि कोई मालिक ज़मीन किसी नाजायज़ तरीके से काबज है या ज़बरदस्ती या गैर कानूनी तौर पर भी अपनी ज़मीन का कब्जा हासिल नहीं कर सकता। मालिक ज़मीन को अपनी ज़मीन का कब्जा हासिल करने के लिए भी कानूनी चाराजोई करनी पड़ती है। इस ज़मान में कानून तमील मुख्तस की दफ़ा 9 के तहत अदालत से रजू करना पड़ेगा। कब्जा हासिल करने के लिए कानूनी चाराजोई करने के जो मकासद हैं वो ये हैं। इसका सबसे पहला मकसद ये है कि कोई मालिक जायदाद अपनी जायदाद का कब्जा हासिल करने के लिए कोई गैर कानूनी खरबा इख्तियार ना करे, बल्कि कानून का सहारा लेने की कोशिश करे। और दूसरा मकसद इसका यह है कि कानूनी चाराजोई फराहम करने का मकसद ये है कि कोई शख्स काबज को ज़बरदस्ती या ताकत के बलबूते पर कब्जे से महरूम ना करे। मलकियत की रजिस्ट्रेशन की गैर मौजूदगी में मलकियत साबित करना बहुत मुश्किल होता है और रजिस्ट्रेशन की गैर मौजूदगी में काबज को हर उस शख्स पर यह फ़ायदा हासिल होता है जो उससे जायदाद का मुतालबा करता है। उसके अलावा इंग्लिश लॉ में कब्जा हासिल करने के लिए कानूनी चाराजोई इख्तियार करने को फजूल करार दिया गया है। इसकी जो वजूहात हैं वो ये हैं कि पहले से काबज शख्स को मालिक तस्वर किया जाएगा, और दूसरी ये है कि दावा बराए हसूल कब्जा में मुद्दा अलैह को यह हक हासिल है कि वो अदालत में ये साबित करे कि उसका हक के मलकियत मदई पर फोकियत रखता है। ये थी कुछ अहम पॉइंट्स जो पोजेशन के हवाले से थे, आपके साथ शेयर किए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो और हम सब पर अपना फजल करम फरमाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।